लगातार भागा दौड़ी चली रही है ना। जी कुमाऊं मंडल के कुछ रहे हुए हैं, फिर इसके बाद थोड़ा हल्द्वानी वगैरह है मेरा। तो देखता हूँ, मैं जी कोशिश करता शुरू हूँ कि आ जाऊँ। वोट शुरू हो तो गया। वहीं जी कास्ट शुरू करना। कर दिए सर। लाइव। लाइव लाइव वी आर लाइव लाइव स्टार्ट नाउ। हो गया है। जी। जय उत्तराखंड सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजय बेस्ट वन्यू की टीम से। और जैसे हम लोग वन्यू की टीम एक लगातार एक प्रयास करती है अपने उत्तराखंड या फिर लोगों को जागरूक करने का। और जैसे ये विधानसभा चुनाव 2022 हमारे सामने है उत्तराखंड में, परसों 14 फरवरी को हमारा लोकतंत्र का एक तरीके का पर्व है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी उसमें जुड़ेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन बेसिकली अपना वोट जरूर देंगे। लेकिन वोट किसको देना है, किस बिहाफ पे देना है, ये आपकी अपनी बेसिकली अपनी समझ है। लेकिन हम किस प्रकार से हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी जानकारी उनको जानने का मौका किस प्रकार से मिलेगा, कैसे हम उसमें काम करेंगे, इसी संदर्भ में आज हमारी जो लाइव है वो है बेसिकली एडीआर के। एडीआर एक संस्था है जो कि लगातार प्रयास कर रही है अपने ओर से कि जो राजनीति में है बेसिकली लोकतंत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री मनोज ध्यानी जी। सर स्वागत है आपका इस जी प्रोग्राम में। नमस्कार, नमस्कार। जी और साथ में नमस्कार वन्यू के सभी टीम। को। जी, साथ में वन्यू के टीम से ही पूजा चमोली जी। स्वागत है मैम जय आपका भी। उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जी। तो मैं सबसे पहले सर एक छोटा सा बेसिकली प्रयास हम लोगों का जो हम करते हैं सवालों को लेके हम ये जानना चाहेंगे सर। एक छोटा सा सबसे पहले तो वैसे आप पहले भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय हमारे साथियों के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं आपकी ओर से सर। जी जी। देखिए, मैं मनोज ध्यानी। वस्तुतः तो मेरा परिचय जब दिया जाता है तो दीक्षा उपरांत मुकुंद कृष्णदास के रूप में भी दिया जाता है। और जी उत्तराखंड निर्माण आंदोलनकारी जिसने गोलियां खाई, जो शिगन टापू आंदोलन में रहा, आ, जी और साय समिति की जिसने स्थापना की थी, और उत्तराखंड आंदोलन में जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, जिसमें इंद्रमणि बडोनी जी, दिवाकर भट्ट जी, सभी प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे और बड़े काफी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में उसके अंग थे। तो उसकी कोर कमेटी का भी मैं सदस्य रहा हूँ। और वर्तमान में मैं जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उत्तराखंड इलेक्शन वॉच, इस बॉडी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोग इस समय राजनीति की शुचिता, स्वच्छ कैंडिडेट्स के पक्ष में और एक बेहतर लोकतंत्र के पक्ष में लोगों को जगाने के लिए पूरे उत्तराखंड जी में जी भ्रमण अभियान चलाए हुए हैं। और जी। 18 नवंबर से अभियान निरंतर जारी है। मेरे हम्म। को सैनिक शिरोमणि सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय, जो प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड उत्तरांचल के उस समय, सरदार सुरजीत सिंह बन्नारा जी, उनके द्वारा दिया गया था। तो ये सूक्ष्म परिचय मेरा सामाजिक का है। वैसे मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल का। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने चीफ कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। और उत्तराखंड जी आंदोलन में गोली लगने के बाद मैंने नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से 100% सामाजिक जीवन को अडॉप्ट किया है। और यही मेरा जीवन है। जी। जी। मनोज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये एडीआर एक्चुअली क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोकतंत्र जी के सुधार के लिए कार्य करने वाली संस्था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पिछले 20 वर्ष से कार्यरत है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो भारत के सबसे प्रबुद्ध, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, मैनेजरियल ब्रेन्स ब्रेन्स पैदा करता है,
उस संस्थान के लोगों के द्वारा ये स्थापित किया गया। उनको महसूस हुआ कि सिर्फ कॉरपोरेट जगत में ही बेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करके एक किसी कॉरपोरेट सेगमेंट को अच्छा करने से काम नहीं चलेगा। इट रिक्वायर्स टोटली टोटलिटी की इकोनॉमी और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, उसको ठीक किया जाए और उसमें सुधार लाए जाए और लोकतंत्र के सुधारीकरण के लिए ये स्टार्ट किया गया। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर जगदीप कोचर, ये जो बड़े नाम आप लगातार सुनते हैं, आप बड़े बड़े अखबारों में इनके एडिटोरियल छपते हैं, नेशनल पैनल में डिबेट्स में रहते हैं। ये तमाम शख्सियतें और ऐसे 190 पैनलिस्ट एडीआर के साथ हैं, कई रिसर्च एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मेजर जनरल रिटायर्ड श्री अनिल वर्मा सर हमारे मेंटोर हैं, नेशनल कन्वीनर हैं और नेशनल इलेक्शन वॉच को वही हेड करते हैं। और बाकी प्रत्येक स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड इलेक्शन वॉच है, तो प्रत्येक स्टेट में डिफरेंट बॉडीज वर्क करती हैं। जैसे पंजाब में पंजाब इलेक्शन वॉच, मणिपुर इलेक्शन वॉच, तो विभिन्न बॉडीज हैं और करीब 1200 प्लस जो एनजीओज हैं वो नेशनल इलेक्शन वॉच की ऑर्गेनाइजेशंस की टीम है। और यही टीम पूरा एडीआर को, सिस्टम्स को आगे ले जाती है। उनके जो सोच है, उस सोच को सभी लोग बढ़ा रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में आदरणीय डॉक्टर भगवती प्रसाद मैठानी जी हैं, हम दो लोग एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच के स्टेट कोऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत सारे एनजीओ लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। जी, ओवर टू वेरी यू। नाइस। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। जैसे आपने बताया कि एडीआर क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, और आईएम से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट जगत ही नहीं, बेसिकली हमें पॉलिटिकल भी देखना पड़ेगा कि जो बेसिकली जो संविधान के अंतर्गत बेसिकली हमारे जो 4 स्तंभों में आते हैं, उनमें भी जो स्तंभ है वो स्ट्रांग होने चाहिए और पूरी पार्शियलिटी नहीं, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इसमें आनी चाहिए। लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम किस बिहार पे अगर वोट दे रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो चयन प्रक्रिया उस तरीके से रहे। तो शुक्रिया सर इसके लिए। और आप जैसे कि उत्तराखंड इलेक्शन वॉच के कोऑर्डिनेटर हैं इस समय, और अभी भी आप भ्रमण पे हैं इस समय, हम तो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर सवाल जो नेक्स्ट आता है, जितने भी अभी तक कार्य किए हैं एडीआर के द्वारा, जो भी कार्य किए गए हैं, उनमें चाहे पार्टियों में बेसिकली जो राजनीतिक दल हैं, इनका फंड कहां से आता है, कितना फंड होता है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से है, साथ में जो प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो एक विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जितने भी प्रत्याशी होते हैं, उनका एक एफिडेविट जो बनाया गया है वो आप पब्लिकली लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सर जो भी अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, इससे बदलाव कितना आया है, कितना बदलाव लोगों के अंदर आया है बेसिकली इन स्टेप्स के द्वारा? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक जो गवर्नेंस है वो तो पता लगेगा वॉइस नागरिकों को। हाँ, वो ट्रैवल कर रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना वीडियो शायद ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, एटलीस्ट ऑडियो हम सुन पाएंगे। जी, पार्डन मी सर वीडियो ऑफ हेलो। कर दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से शायद स्लो कट के आ रही है आवाज, तो वीडियो ऑफ करेंगे तो बैंडविड्थ थोड़ा सा मिल जाएगी ऑडियो को। ऑडियो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज जी, आ अभी आ रही रही है है। जी।
सर वीडियो ऑफ कर देंगे तो आवाज मेरी आ आवाज जाएगी, आ रही है काफी इस वक्त? क्लियर रहेगी। जी जी जी, आ रही है अभी। ऑडियो भी ऑफ तो नहीं हो गया कहीं? नहीं नहीं, ऑडियो तो ऑफ नहीं है। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? अच्छा अजय जी, जैसे मनोज जी 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 के साथ एडीआर वन यूके टीम की तरफ से, हम आपको पता ही है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग वन यूके टीम जी जी एडीआर के जो मकसद है और जो इनकी मुहिम है इसको सपोर्ट कर रही है। तो एज अ वन यूके टीम की तरफ से मैं इनके साथ ग्राउंड लेवल पे काफी काम कर रही हूँ। तो जैसे इनकी एडीआर की रिपोर्ट से एक बहुत ही चौंकाने वाले डेटा सामने आते हैं, जहां पे ये पता चलता है कि जो हम मतदाता हैं वो बहुत अवेयर जी नहीं है। जैसे 2012 में जी हमारे 70 विधायकों में से 19 विधायक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और 5 संगीन अपराध वाले थे। तो हम लोगों ने उनको चुनकर विधायक बनाया, और वो अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, कि वहां पर शायद हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए था, और ये जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए थी कि हमारे जो विधायक है, जो हमारे प्रदेश का या हम लोगों का भविष्य के निर्णय लेने में निर्णय लेने का जिनका काम होता है, वो क्रिमिनल जी बैकग्राउंड्स के। जी लेकिन जी सरप्राइजिंगली 2012 में ये रिकॉर्ड था, और 2017 में 19 के 20 हो गए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हमारे विधायक, और जो 5 संगीन अपराध वाले थे वो 14 में आ गए। तो बताएं। आप देखिए कि हम अपने उत्तराखंड को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और आप अपने बच्चों के लिए किस तरीके का भविष्य लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब मैंने एडिया के साथ इन रिपोर्ट्स को स्टडी करा तो मुझे लगा कि अब बहुत हाई टाइम है। शायद आज, जैसे आज हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, गंदगी है, नेता खराब है, आपको पॉलिटिक्स की कोई बहुत अच्छी बहुत इमेज नहीं है, राइट? जी लेकिन आज उनको यहाँ लाने पे सबसे बड़ा हाथ तो हम ही लोगों का है, कि हम लोग हमने कभी अपने वोट की अहमियत समझी नहीं, या हमारे जो विधायक हैं, जो इलेक्शंस में जो हमारे नेता खड़े होते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनका जी रिकॉर्ड क्या है, वो कौन है, हम लोग शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से, जिसमें शायद हम लोग भी है, कि हम बड़े प्रो पॉलिटिक्स में चलते हैं। जो बीजेपी वाले होंगे वो जाएंगे, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ कमल पे लगाना है। जो कांग्रेस वाले होंगे उनको पता है हमें हाथ पे लगाना है, या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ ये पता है हमें जाके कौन सी पार्टी में या कौन से सिंबल पे अपना वोट करके आना है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो जो जिसको वो चुन रहे हैं वो एक्चुअली कितना कैलिबर है, उसने अपने टेन्योर में क्या काम अपने क्षेत्र के लिए करा, अपने लोगों के लिए क्या करा, या अपने प्रदेश को आगे ले जाने या पीछे ले जाने में उसका कितना बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं जी पर बिल्कुल। मुझे एडीआर की ये मुहिम बहुत अच्छी लगी, कि जहां पे हम बिल्कुल रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रो ना होके, न्यूट्रल होके इस चीज के अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अपने किसी भी विधायक को चुने, जिसको भी वोट देना चाहे। हाँ जी, हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं। हाँ जी मनोज जी, अनम्यूट कीजिए। सर आप अभी म्यूट हैं, वीडियो ऑफ करके अनम्यूट करके आप वैसे बात रख सकते हैं। माफी चाहता हूं साथियों, एक्चुअली अभी सर ट्रैवल भी कर रहे हैं, जैसे बताया उन्होंने जिस प्रकार की जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए लेके चल रहे हैं, उसमें वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। बहुत तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो नेटवर्क का इश्यू तो हमें है ही, और उत्तराखंड में है इस समय पे। तो और लोगों को जागरूक करने का कि हम किस प्रकार से अपना बेसिकली जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर से पुनः बताना चाहूंगा कि एडीआर ने, अगर आप आज की डेट में जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के पास कितना फंड, हम बातें बहुत कर देते हैं, लेकिन किस पार्टी के पास कितना फंड कलेक्ट हुआ है इस साल में, पिछले साल में, 2000 में, आप कभी से कभी तक का डेटा आप उठा के डाल सकते हैं। और पहले पॉलिटिकल पार्टियां बेसिकली फंड ऐसे एक्सपोज नहीं करती थी, पब्लिकली बताती नहीं थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज पब्लिक में बताना पड़ रहा है
इसका एक कारण है, और वो कारण है एडीआर। एडीआर ने अप्रोच किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी, पीआईएल जिसको हम बोलते हैं, पीआईएल डाली थी, और उसके बाद 2002 में ये चीज आई कि आपको 20,000 की एक लिमिट है, 20,000 के ऊपर अगर आपके पास फंड आता है कहीं से भी तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और आज सभी पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हैं चाहे राज्य स्तर की पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। और आप जाके पब्लिकली आप जाके देख सकते हैं कि किस पार्टी के पास कितना फंड कितने साल में आया है। अभी ये हम क्यों बता रहे हैं कि आज की डेट में राजनीति में पैसा कितना जरूरी हो गया है, और बिना पैसे अगर इतना फंड नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आप लगा लीजिए कि 10-10, 11-11, 20-20 करोड़ रुपए डोनेट किए जाते हैं, आप जाके देख लीजिए। जो हमारे पास बेसिकली प्रत्याशी हैं, जिन्होंने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करना पड़ता है, अपना ही नहीं अपने स्पाउस का भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो पैसा है, गहने हैं, कुछ इस तरीके का, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उसका है, और उसके साथ साथ आपके पास कितनी प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली जो हम इधर उधर मूव नहीं कर सकते लेकिन उनकी वैल्यू है। उदाहरण के तौर पे फ्लैट है, मकान है, जमीन है, ये कितना है और इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये रूल है, ये नियम है। अभी क्यों बनाया है, क्या जरूरत है? जैसे एज ए वोटर हम कहां जानना चाहते हैं कि कितने लोग मतलब मेरे प्रत्याशी के पास कितना पैसा है, या फिर इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं या नहीं है। हमें कहां, हम कभी जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आज पहले हम जानने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन कम से कम एडीआर का जो एक बेसिकली अप्रोच रही है कि हम जिन नेताओं को चुन रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, उनके बारे में जाने कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है, और फिर आज हमारे प्रत्याशी मतलब जो हैं ये किस स्तर पे हैं, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे क्राइम है, मतलब बेसिकली कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कहां रहते हैं, कितने इनके पास प्रॉपर्टी है, ये आपके पास जानने का अधिकार और ये सब ट्रांसपेरेंसी और ये जो सब इंफॉर्मेशन हमारे को जो मुहैया हो रही है, वो एडीआर, वी गिव थैंक्स टू एडीआर एंड वी आर रियली उनके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स पहले 4 कमरे के अंदर डिसाइड होती थी, आज वो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी भी आज है, वो एडीआर की पिटिशंस जो उन्होंने फाइल करी है उसकी वजह से हम लोगों को ये डेटा प्रोवाइड हो पा रहा है। मनोज जी भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। हाँ जी जी सर। जी दरअसल हाँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं पहले अपना हाँ अभी तो ठीक है बिल्कुल इस समय आई थिंक अभी परफेक्ट है, सो यू कैन कंटिन्यू सर। दरअसल लगातार जो हमारी ट्रैवलिंग चल रही है तो उससे डाटा यूसेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो दैट कुड बी वन इशू। तो मैं एडीआर पे था, तो दरअसल क्या है कि एडीआर जो है, एडीआर की कोशिश रही है कि डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी आए, जो सूचना है वो पहुंचे मतदाता के पास। मतदाता दरअसल सूचनाओं से लैस नहीं है, और जब तक लैस नहीं होगा, वो एम्पावर्ड नहीं होगा, तब तक वो एक बेटर डिसीजन लेने में नाकामयाब होगा। अभी तक यह हालत हो रहा है कि मतदाता एक्चुअल में जानता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। उसे लगता है कि एक कोई डे है जिसमें छुट्टी हो जाती है, उनको क्या एक सर्टेन आइडियोलॉजी या एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी या एक सर्टेन कास्ट या रिलीजन या क्षेत्र या सेक्स के आधार पे वोट करना है, या तो किसी प्रलोभन के आधार पे कोई उपहार मिलता है, कोई प्रलोभन मिलता है, शराब, दारू, पैसा मिलता है, उसके आधार पर उस पे प्रलोभन में वो वोट कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, जो रोजी पिक्चर्स हैं
जो शायद कभी फुलफिल ना हो। मतलब हमारा राजनेता तो ऐसा है कि वो उनको ये कह सकता है कि अगर वो ये कहे कि मैं मंगल की से सोना निकालकर सबके घर में एक एक बैग सोना पहुंचाऊंगा, तो वो कर सकता है। रोजी दी जाती है। कुल जी मिला जी के आप बिल्कुल। मतदाता के हाथ में दो पावर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर पे। और उसमें हम्म इलेक्टोरल वोट, टू हुम टू इलेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म और उसके साथ साथ टू, इफ उसके पास कोई अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो उसको हुम ही और शी शुड रिजेक्ट, किसको उनको रिजेक्ट करना चाहिए वो भी उसके पास पावर है। उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम्म अ, अ, मैं आपको बताऊं कि संविधान में राजनीतिक पार्टी नामक कोई शब्द है ही नहीं। देयर इज नो हम्म वर्ड एक्चुअली एज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल लेकिन पार्टी। जी। संविधान में वी द पीपुल, हम भारत के लोग सबसे पहले संविधान की पहले पन्ने पे प्रस्तावना प्रारंभी उससे होती है। हम भारत के हम्म लोग हाशिए पे हैं। और जो संविधान में कहीं नहीं है, जिसका शब्द नहीं है, वो सबसे है। वो वो आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते। उनकी हम्म मनमर्जी चलती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है एक लोकतंत्र के अंदर? तो हमारा ये पर्पज रहा है फ्रॉम द बिगनिंग कि जो राइट काइंड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो भारतीय राजनीति में आए। और इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एडीआर की कोशिशों से नोटा अ, का जो कानून, जो अधिकार है वो जी जी नागरिकों को प्राप्त हुआ। एडीआर की कोशिश से सीआईसी के डिसीजंस आए कि तमाम राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए, आरटीआई के एम्बिट में उन्हें लिया जाना चाहिए, ये कानून आया। और एडीआर की कोशिशें रही है कि ऐसे पिटिशंस हमने डाले हैं। और उन पिटिशंस के आधार पर और अकेले हमने नहीं, बहुत सारे एनजीओस हैं जिनके अपने अपने एफर्ट्स रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट रहे हैं, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के एफर्ट रहे हैं। और हम्म उनके माध्यम से ये आया कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पे विवेचना होनी चाहिए। वहां वो कैसे पार्टियों को सेलेक्ट करते हैं। तो पार्टीज के आप ये देखिए कि एक अगर किसी युवा को अगर नौकरी चाहिए तो उसको कुछ हम्म अर्हता पूरी करनी पड़ती है, उसे क्वालिफाइड होना पड़ता है, उस क्वालिफिकेशन पे उसे एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू जाना पड़ता है। देन आफ्टर उसे मेरिट में तमाम सबके ऊपर मेरिट में उसे एक स्टैंडिंग होनी चाहिए और तब उसको कोई स्थान मिलता है। लेकिन राजनीति में ये वो अर्हताएं कोई मान्य नहीं रह जाती। वहाँ क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी नहीं है, और कोई उनका इंटरव्यू नहीं हो रहा। वो चाहते ही नहीं है कि कोई स्वस्थ डिबेट जनता के बीच में वो करें। और जब वो चुनाव में डिबेट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, इफ दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड और वो डिबेट जो यहाँ नहीं कर पाते वो विधानसभा और संसद के भीतर भी नहीं करेंगे। तो हमारी विधानसभाओं की ओवरऑल क्वालिटी जो है गिर रही है। और एडीआर की कोशिश रही है कि क्रिमिनलिटी, जो क्रिमिनल्स जो बहुत बड़ी तादाद में जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो जिस हिसाब से पेनिट्रेट कर रहे हैं भारत की संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर, ये ट्रेंड रुकना बहुत आवश्यक है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जिस प्रकार से धनबल, बाहुबल के साथ साथ धनबल बहुत हावी प्रभावी होता जा तरीके रहा से बढ़ता जा जी रहा जी है, एक खतरनाक स्थिति को बनाता जा रहा है। और है। बिल्कुल। महिला जो आधी आबादी है, जिसे 50% कहा जाता है, उसको रिजर्वेशन तो बहुत समय से ऐसा लटका रखा है कि पूछिए मत, जो महिलाओं का आरक्षण हम्म की बात होती है।
लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आधी आबादी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है, राजनीतिक दल उन्हें एडुकेटली एम्पावर नहीं करना चाहते। ये इस बात से सिद्ध होता है कि उनके टिकट बंटवारों में बिल्कुल एकदम हाशिए पर महिलाओं को रखा जाता है। कुछ खास राजघराने, कुछ धनाढ्य परिवार, कुछ बाहुबलियों की वाइफ्स, या जहाँ पे कोई क्रिमिनल है उसे टिकट नहीं दिया सकता तो उसकी वाइफ को देकर काम चला लिया। जी, जी। ये या परिवारवाद बिल्कुल। के आधार पे, वंशवाद के आधार पे वो दिए जाते हैं। लेकिन एक कॉमन महिला क्या कल्पना कर सकती है कि वो भारत की राजनीति में, संसद और विधानसभा के भीतर जाएगी? क्या एक कॉमन मैन ये कल्पना कर सकता है कि भारतीय राजनीति में जिस हिसाब से पैसे का बोलबाला हो गया है, क्रिमिनलिटी, बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, क्या वो वहां पहुंच सकता है? तो लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र के प्रस्तावना में पहला शब्द है वी द पीपुल, उसका बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के बीच का होना चाहिए। और अगर बिल्कुल। वो कमजोर है, अगर वो निरीह है, तो उसके ऊपर उसे और कमजोर बनाने की कवायद नहीं चलनी चाहिए, और यही जागरूकता का सबसे बड़ा विषय भी है। जी, ओवर टू यू। तो सर, जैसे ही आपकी एडीआर की जो आपने रिपोर्ट अभी अभी 2-3 दिन पहले ही पब्लिश हुई है और हम लोगों ने भी पूरी कोशिश करी कि सोशल मीडिया में मैक्सिमम लोगों के पास हो जाए। तो आप थोड़ा बताएंगे कि उस बहुत रिपोर्ट को भी कैसे लोग डिसाइड करें कि किसको देना चाहिए? क्योंकि अभी तो आप देखिए, जैसे एडीआर देखेंगे तो की, मैक्सिमम। जी 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 जी, आप तो पूजा जी अभियान के अंग रही हैं लगातार। जी मैं देख रहा हूँ कि आपका बड़ा सकारात्मक ऑन फील्ड बड़ा अच्छा वो रहता है, और सोशल मीडिया में भी कर रही है, तो ये तो इससे मतलब सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो मैं आपको एक चीज थैंक बताऊं यू सर। कि जी जी जो हमने डाटा 18 नवंबर में हम लोग लेके अभियान को लेके पूरे पहाड़ों में हमने भ्रमण किया था, पहाड़ से पहाड़ तक जी की यात्रा की थी, और चक्राता कालसी से होते हुए हम लोग फिर नेपाल बॉर्डर तक निकले थे। और अभी ये मैदानों में हमने जो तराई की कंस्टिट्यूएंसीज है उसको कवर कर रहे हैं। हमने कुछ डाटा पब्लिक के सामने रखा था उन 18 नवंबर से, जो हमारी जो यात्राएं चली थी उसमें। और उस यात्रा का अभी प्रारंभ में, हालांकि मेरा नेट कट गया था, तो लेकिन नेट कटने से थोड़ा सा बीच में जो आया, तो मुझे आभास, मुझे इस तरह की जानकारी हुई, तो आपने शायद वो जानकारी जो दर्शक जुड़े होंगे यूके वन के इस लाइव शो के साथ, उनको आपने मुहैया कराई है। लेकिन मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा उसे टच कर लेता हूँ कि बिल्कुल सर। यस यस। उत्तराखंड की विधानसभा में 2012 में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे वो उसमें मैं हूं चाहे आप हैं, हम लोगों ने बिल्कुल। 70 विधायकों में से 19 को, अपराधियों को विधानसभा के भीतर भेज दिया, आपराधिक जी जी। पृष्ठभूमि के लोगों को। 2017 में वो बढ़कर 20 हो गई, एक पर को वहां भीतर भेज दिया। 2017 में हमने गंभीर अपराध वाले 5 लोगों को विधानसभा के भीतर भेजा। 2017 में ये संख्या शायद कम पड़ रही थी लूटने वालों की, तो हमने 9 और लोगों को जोड़कर वहां पे 14 गंभीर अपराध वाले लोगों को भेज दिया। और गंभीर अपराध की श्रेणी में आप देखिए, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इस तरीके के नॉन वेलेबल ऑफेंसेस आते हैं। तो जी जी जी। आखिर हमारा उत्तराखंड किस ओर प्रगति कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, और इसके ऊपर हमारे को मंथन करना चाहिए। और इसी जरूरी को है, बहुत देखते हुए जरूरी है। एडीआर कैंपेन चलाया था। और इसी तरीके से 36 जो हमारे पहले करोड़पति थे 2012 में, वो संख्या जी 2017 में 46 हो गई है। तो ये तो हमारी विधानसभा का कंपोजिशन रहा है। और करोड़पतियों की संख्या बहुत ज्यादा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो वहां 2012 में मात्र 5 था, वो ज्यादा से ज्यादा 1/6 है। और ऐसे ही उनकी आय की बढ़ोतरी में 1.86 करोड़ जो आय थी, वो 4.09 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास पहुंची है। तो ये जो कंपोजिशन हो रहा है, ये बड़ा सीरियस और चिंता का विषय बहुत है।
तो बहुत डरा है। एडीआर ने जो कैंपेन चलाया उसमें ये बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है और इलेक्शन कमीशन के बाद में वो आदेश आए हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल अगर अपराधी को टिकट देगा तो उसके बारे में कम से कम 3 बार अखबार में, सोशल मीडिया में, रेडियो टेलीविजन में उसे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और ये मुहिम एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच की तो बहुत जबरदस्त रही, लेकिन यही मुहिम पंजाब में भी चली, यही गोवा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, मणिपुर में चली, और इसका रिजल्ट हमारे को देखने को मिला है। और खासकर उत्तराखंड में तो हमने देखा कि हमारा जो प्रेशर था वो एडिक्वेटली काम किया है। और अब पॉलिटिकल पार्टीज बाध्य होकर जो छुपा लेती थी, कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी नहीं देती थी, अब उनको वो जानकारी देनी पड़ती है, तो दे रही है। हालांकि वो भी अभी संतुष्टि का विषय नहीं है। तो हमने एडीआर की टीम ने क्या किया कि जैसे लगातार हर साल करते थे, इस बार हमने अपनी रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट जारी कर कर हमने उत्तराखंड की जनता और राष्ट्र की जनता के समक्ष ये बात रखी कि उत्तराखंड के चुनाव में 107 उम्मीदवार राजनीतिक दलों ने ऐसे उतारे हैं जिन पे आपराधिक पृष्ठभूमि के मुकदमे हैं। उन्होंने 61 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिन पे गंभीर अपराध के मुकदमे हैं। और मैंने बताया कि गंभीर अपराध के मुकदमे हैं वो बड़े नॉन वेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें रेप, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरीके के केसेस रहते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, and it is a question mark on the the prudence of political parties. एक राजनीतिक दल ने तो हद कर दी है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिसके ऊपर यह आरोप है कि ही रिपीटेडली रेप्ड ए वुमेन, मतलब लगातार, ताकि जिसका उसका अपराध की सजा जो है आजीवन होती है। अब आप ये सोचिए, अगर हम ये बात कहें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूँ, इस तरीके के अगर नारे गढ़े जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, और टिकट इस तरीके के लोगों को चला जाता है, तो व्हाट शुड बी डन विद दिस पॉलिटिकल पार्टी? शुड वी रेस्पेक्ट देम, शुड वी इलेक्ट देम, और शुड वी किक देम आउट? ये जनता को सोचना पड़ेगा। एंड दिस इज द अल्टीमेटली वोटर को, जो लोकतंत्र के केंद्र में शक्ति रखता है, उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। ये एडीआर की कोशिश है। और हमने इसके अलावा करोड़पतियों की जमात के बारे में आंकड़ा दिया है, 252 करोड़पति राजनीतिक दलों ने उतार दिए हैं, और जो बाकी के भी 200 से कई ऊपर हैं, वो 50 लाख से करोड़ तक के उम्मीदवार हैं। और राजनीतिक दलों, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता कि ये जो आंकड़े शपथ पत्रों में जो राजनीतिक कैंडिडेट डालते हैं, ये कितने सच हैं, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन वो आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं, और असली एक्चुअल जो पोजीशन है, इट इज फार मोर ग्रीवियस देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतदाता को डिसिसिव होना पड़ेगा। और जी 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 सर, डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे एडीआर अपना काम कर रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना अपना काम कर रही है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब सिनेरियो देख रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, ऑल ओवर कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिकल हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस तरह के कैंडिडेट्स हमारे को मिल रहे हैं जो हमारे को रूल कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम पे थोपे गए, ये हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग तो अपना पूरी ड्यूटी जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, बट ये बहुत हाई टाइम है कि जो मतदाता है वो अपने वोट की अहमियत को समझे और वो निर्णय करे। क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे जितने भी कैंडिडेट्स, जैसे अभी भी आप एक बता रहे थे कि एक नेता है जिसने रेपिटेडली एक वुमेन का रेप करा, या एक पॉलिटिकल पार्टी जो जेल के अंदर से ही वो अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, ये हम सबको पता है, इट इज नॉट अ हिडन इंफॉर्मेशन, राइट? बट हम लोग या तो प्रो पार्टी को लेकर, या अपने रिलीजन को लेकर, या फिर वो भाईवाद को लेकर, चाचा भतीजावाद को लेकर हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम सब चीजों को नकारना चाहते हैं।
हम देखना ही नहीं चाहते। हमें पता है, मुझे पता है कि ये क्रिमिनल है, इसने मर्डर करा है, इसने रेप करा है, बट आई एम रियली सरप्राइज कि हम किस तरह के मतदाता है कि हम उसके बाद भी इन लोगों को टिकट लेने दे रहे हैं, उसके बाद भी हम इन लोगों को वोट कर रहे हैं। ये तो ये ये तो ये अब सवाल भी एक साथी ने पूछा हुआ है। हाँ इतने हाँ, भी बड़े पार्टी हैं, जितनी भी बड़ी पार्टी है, वो तो हर व्यक्ति जानता है कि धन बल और बाहुबल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है कि जो जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग जिस आधार पे होती है, बेसिकली जिस तरीके से पार्टियां डायरेक्ट कर देती हैं, एक तरीके से आज की डेट में लोग अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल रहे, वोट डलवाए जाते हैं इनडायरेक्टली। मतलब अपने फेवर में, मेरे फेवर में वोट डालें। अब उस फेवर को लाने के लिए, अब वो चाहे धन का प्रयोग हो रहा है, चाहे ताकत का प्रयोग हो रहा है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन, र्यूमर का हो रहा है, कुछ अलग अलग चीजें, लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। मतलब आज आज बहुत ज्यादा तो डर के कारण लोग वोट दे रहे हैं। डर का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट मेरे को कोई मारने आ रहा है तो मैं वोट दे रहा हूँ। डर का माहौल इस तरीके का पैदा किया जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, बेसिकली। तो ये सर, इस चीज को हम किस दिशा में देखते हैं, और एडीआर इसके लिए किस प्रकार का प्रयास करेगी? डेफिनेटली मुझे मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रयास तो होगा ही, लेकिन क्या ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए, मैं आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और जब मैं उत्तराखंड आंदोलन में कूदा तो मैं पूरी शिद्दत से मुझे इस बात का विश्वास था और प्राणपण से विश्वास था, और इसीलिए मैं लड़ता रहा कि उत्तराखंड एक दिन जरूर बनेगा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार उस समय बोला करते हैं नहीं बनेगा, ये राजनीतिक दल नहीं बनने देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र की समझ होनी आवश्यक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज नॉट ए परफेक्ट सिस्टम, इट इज ए सिस्टम टुवर्ड्स परफेक्टेबिलिटी। लोकतंत्र उत्तरोत्तर प्रगति की ओर रहेगा, और आज से 200 साल बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे, उस समय भी लोकतंत्र की लिए समझ और लोकतंत्र में सुधार की गुंजाइशें बनी रहेंगी। अ, तो लोकतंत्र को तो सुधरना ही है, सुधार होना है। जागरूकता का प्रश्न है, और ऐसा नहीं है। लोगों को वास्तव में आप ये मानिए कि उनको ये नहीं मालूम कि सच में इस तरीके के क्रोनिक हालात हैं। वो शराब तो देख रहे हैं, पैसा भी देख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिस तरीके से हम लोग जब उन्होंने डाटा बताते हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी हम लोग लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत सारा मीटिंग्स कर रहे हैं, बाजारों में बांट रहे हैं पर्चे, और जब हम लोगों के पास जाते हैं, जैसे मैं हरिद्वार की कंस्टिट्यूएंसीज में, बड़ी जो रेड अलर्ट कंस्टिट्यूएंसीज थी, उनमें हम लोग गए, तो हम जब पर्चा बांटते हुए जाते हैं तो लोगों को लगता है शायद ये पर्चा लेकर एडीआर की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एडीआर शायद, और उसके ये जो महात्मा टाइप का व्यक्ति है ये शायद कैंडिडेट है, और इनके साथ के लोग जो है ये इनके कार्यकर्ता है। तो जी जी उनका रिस्पॉन्स जो है बड़ा नेगेटिव और मायूसी भरा रहता है। वो पर्चा तो पकड़ते हैं क्योंकि जो राजनीतिक दल को आदमी उससे थोड़ा हल्का गुस्सा तो रहता ही है, लेकिन शायद वो डर भी रहता है उसके मन में, इसलिए वो इनकार नहीं कर पाता, वो पर्चा तो पकड़ लेता है। तो पर्चा वो पकड़ता है, लेकिन उसके चेहरे में अनवेलकम साइन होता है। लेकिन जब हम उसको बताते हैं कि ये एडीआर का पर्चा है, ये ऐप है, और इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसमें नेताओं की पूरी जन्म पत्री, जन्म कुंडली है, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के रिकॉर्ड है, उनके शैक्षणिक योग्यता का रिकॉर्ड है, उनके वित्तीय रिकॉर्ड्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे उनके भीतर जो उनकी आंखों में जो चमक आती है, जो चेहरे में जो मुस्कुराहट लौट कर आती है, वो गजब की होती है। और वो हमारे को रुककर बैठकर चाय पीने के लिए पूछते हैं। तो ये एक मैंने कॉमन प्रैक्टिस देखी है। और 99% हमारे को
वेलकम और सपोर्टिव एंगल मिला है पूरी कैंपेन के बिल्कुल। दौरान, और ये दिखाता है कि जनता की एक्चुअल सोच क्या है और जनता क्या चाहती है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि हम लोग जो मैदान है, रोड है, उसमें नहीं उतर रहे हैं। हम लोग वो कैंपेन की स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करती हैं। राजनीति के सुधार का आंदोलन भी सड़कों पर उसी शिद्दत से लड़ा जाना चाहिए जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन को लड़ती हैं। और अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे और बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं, बहुत जल्दी इन राजनीतिक दलों को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर किनारे बैठ जाना पड़ेगा। बस हमारे को जरूरत है कि हम लोग मैदान में उतरें और ईमानदारी से प्रयास करें। और एडीआर की जो संस्था है, खासकर एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वाच, पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि हम अपनी ड्यूटी को निभाएं। और मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड ही एक पहला ऐसा मॉडल स्टेट बने आने वाले 5-10 ईयर्स में, जहां पर राजनीति का पूरा चित्र जो है बदल जाए। जी, ओवर टू यू। जैसे ये हमारा पहले क्या होता कि जैसे कोई पॉलिटिकल लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग प्रो पार्टीज है, कि बीजेपी तो बीजेपी है, कांग्रेस है तो कांग्रेस है, आम एंड सपा जो भी है, तो ये लोग प्रो पार्टी है। इनको ये नहीं पता कि हमने इसमें ये कैंडिडेट कौन सा खड़ा कर रहे हैं, इज ही कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अस, उसका उसने पहले ग्राउंड लेवल पे क्या काम करा है, या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो प्राइम पॉइंट्स होते हैं एक कैंडिडेट के अंदर जो होने जरूरी है ताकि वो हमारे को अच्छे से लीड कर सके, हमारी स्टेट को और हम लोगों को। तो लोग वो भी नहीं देखना चाहते, बस लोगों को पता है कि मुझे इस पार्टी को देना, जाएंगे और सीधे वो बैलेट में और देखेंगे भी नहीं कितने कैंडिडेट्स है, वो पहले अपना माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं कि मुझे जाना और उस निशान के आगे लगा के आना, राइट। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को का माइंड सेट चेंज करने के लिए। बट डेफिनेटली जब से मैं एडीआर के साथ आप लोगों के साथ एक कैंपेन कर रही हूँ, तो हम लोग पहले भी जब गांधी पार्क में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो जैसे हम पर्चा देने लगते हैं तो लोग ऐसे दूर से हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एडीआर है। उनको रोक के जब समझाते हैं तो आपने देखा कि उस यंग जो बच्चे थे और इवन लेडीज वगैरह, उन लोगों ने बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा टाइम दिया हम लोगों को समझने के लिए, सीखने के लिए। और जो हम लोग उनको वेबसाइट बता रहे थे myneता.info, तो उन लोगों ने बहुत याद करके कि मैडम दोबारा बताओ, तो हम लोगों को पर्चा खोल खोल के बताते कि ये वाला है, ये वाला है। एंड अभी लोगों को क्या है कि ये जो आप ट्रांसपेरेंसी अब आने लगी है पॉलिटिकल सिस्टम में और लोगों की इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता चलने लगी है, जो कि अभी बहुत लोगों में डेफिनेटली जो आपने बोला कि कैंपेन ग्राउंड लेवल पे उतर के बहुत वास्टली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अभी इस कैंपेन से हम लोग कहीं भी जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो किसी के घर भी गए या किसी फंक्शन में गए तो लोग कहते हैं मैडम आज तो आजकल आप बड़ा सोशली एक्टिव हो रखे हो, तो पॉलिटिकली भी एक्टिव, लोग तो पॉलिटिकली मानते हैं। तो मैंने उन लोगों के एडीआर के बारे में बताना शुरू करा। तो ना ये डेफिनेटली जो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, इसमें एक बहुत पॉजिटिव साइन ये है कि लोगों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ है। जैसे पहले लोगों का माइंडसेट था कि आप अगर किसको वोट दे रहे हो, हम तो इसको देंगे, अरे क्या बात कर दी, इसी को ही देंगे, राइट। अभी लोगों का क्या है कि समझ में, मतलब बहुत, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक बहुत मतलब एक सोचने वाला विषय भी है कि 14 तारीख को इलेक्शन है, आज 10 तारीख हो गई, लोगों को अभी ये नहीं पता कि उन्हें किसको वोट देना है। तो लोग कहते हैं मैडम अभी तो सोचा ही नहीं है किसको दें। तो ये एक बहुत सोचने वाला विषय है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट लोगों ने सोचना तो शुरू करा, एटलीस्ट वो प्रो वाली चीजों से बाहर निकल के तो आ रहे हैं कि नहीं इसी को ही देना है। तो लोग मुझे कहते हैं मैडम आप बताएं किसको दे। तो ऐसे मैंने कहा मैं नहीं बता रही हूँ किस पॉलिटिकल पार्टी को दो, ये एडीआर की रिपोर्ट है, आप इसमें जाइए, आप पूरा देखिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो मैं खुद ही करके दे देती हूँ कि ये देखिए ये आप किसको देना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आप किसी को भी बोलो, वो बताते हैं कि इसको, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन बताती है। मैंने कहा आंटी अंकल अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को, लड़कियों के लिए क्या आप ऐसे नेता चुनना चाहते हैं जो रेपिस्ट कैटेगरी में आ रहे हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड में आ रहे हैं, या आप अपने बेटों के लिए ऐसा प्रदेश देना चाह रहे हैं कि जहां पे क्रिमिनल्स उनको लीड करें, जिनके पास दो ऑप्शंस हो, या तो वो उनके फॉलोवर्स बन जाए, उनका मतलब व्हाटएवर दे आर सेइंग
उन्हें कोई मतलब नहीं उनका पीछे करे, या वो भी एक तमंचा लेके उनके ग्रुप में शामिल हो जाए कि हम भी भाई के लोग हैं टाइप्स वाला। तो दे सेड नहीं नहीं बेटा हम तो नहीं चाहते ऐसा, हमारा तो निकल गया बट हम अपने बच्चों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है एंड विल डेफिनेटली सक्सीड सून। हाँ नहीं, जी। डेफिनेटली जी जी। डेफिनेटली। और जी जी। मैं आपको बताऊं कि मैं भी महसूस कर रहा हूँ और हमारी सारी टीम महसूस कर रही है। और हम लोग बहुत इंस्टीट्यूशंस के भीतर जाते हैं, जी जी। खबरों के दौरान पे भी गए, प्रत्येक एडवोकेट्स के चैम्बर्स के भीतर तक जाके गए, बैंक्स के भीतर गए, स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, स्ट्रीट जो व्यापारियों के बीच हम लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी हमारे ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्स के क्रंच हमारे पास है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हम जितने लोगों तक पहुंचते हैं, वो जिस तरीके से एक अच्छी दुकान की जो चाय होती है और मिठाई होती है ना, तो वो वर्ड टू माउथ से प्रोसीड करती है और वो पूरी फैल जाती है उसकी ख्याति। तो तो ये कैंपेन चल रहा है, मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि ये कैंपेन वर्ड टू माउथ कैंपेन चल रहा है। और जो थिंकिंग क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जेंट्री है, यूथ है, जो अच्छी राजनीति चाहते हैं, भारत का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, तो और स्वयं का और अपने परिवार का, तो वो इसको वर्ड टू माउथ कैंपेन की तरीके से ले लिया है और पकड़ लिया है उन्होंने। और ये काफी अंडर करंट चल रहा है और उसका रिजल्ट इसी इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आई एम बट श्योर कि इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड सेटर एंड पॉलिटिकल पार्टीज को अपने को मेंट करना पड़ेगा एंड उनको अपनी तरीके को मेंट करना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर्स को मेंट करना पड़ेगा और पब्लिक डिमांडिंग होगी ये टुवर्ड्स एक टेंट फ्री पॉलिटिक्स। ये मेरा टेक बन रहा है। मैं एक बात जो बार बार कह रहा हूं, हालांकि वो आपका प्रश्नोत्तरी में हो सकता है आगे कहीं हो, लेकिन मैं उसे सीधे आपके समक्ष उतारना चाहूंगा। अ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि, और अथॉरिटी से पूछा जाना चाहिए कि आपको फ्रीबीज मिलते हैं, आपको टैक्स फ्री, जो आपकी जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री है। हमारे जो जनता के पैसे से जो इलेक्शन लड़ा जाता है उस पे आप हमारे ताकत के बलबूते पे पहुंचते हैं, और आप कैसे करके हमारे टैक्सेशन से जो बेनिफिट्स उठाते हैं वो उसके, और बेनिफिट तो आपको मिलते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर कैसे करके ऐसे व्यक्ति को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं जो हमारे को चूसेगा, लूटेगा, हमारे ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को हमारा प्रतिनिधित्व के लिए टिकट आप कैसे दे सकते हैं। तो हमने एक कैंपेन का एक साइलेंट कैंपेन अब ये प्रारंभ कर दिया है और ये काफी हम फैला चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के टैक्स बेनिफिट्स को हटा दिया जाना चाहिए, विड्रॉ किया जाना चाहिए अगर वो कोई टेंटेड पॉलिटिशियन को टिकट्स देती हैं। और उनके उनके जो अभी शपथ पत्र वो भर रहे हैं, जो जानकारी वो दे रहे हैं, सूचना एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन ऑर्डर, उसमें नॉर्मली उनको एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि उन्होंने किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। तो उस एक्सप्लेनेटरी नोट के नीचे पॉलिटिकल पार्टीज लिख दे रही हैं कि इसके जिताऊ उम्मीदवार है और समथिंग लाइक दैट। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और जो पढ़ा लिखा जो भारत का युवा है, जहां लैक्स ऑफ हमारे करोड़ों युवा जो है आईआईटीएंस बनने के लिए, आईआईएम में जाने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए, फौज में अफसर बनने के लिए, आईएएस पीसीएस बनने के लिए जो तैयारी करते हैं, इन इन सबको ये चिंतनशील होना पड़ेगा कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट, जो आधुनिक भारत है वो ये अलाउड नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज की टैक्स बेनिफिट्स विड्रॉ कर दिए जाने चाहिए।
अगर वो टेंटेड पॉलिटिशियंस को हमारे पर थोपते हैं। तो वी रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन फ्यूचर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दे ऑल शुड बी अंडर द आरटीआई एम्बिट। और उनकी जो फंडिंग के सिस्टम्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये इसकी ओर हमारे को काम करना पड़ेगा, एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट समथिंग कंक्रीट इन फ्यूचर एज वेल। यस, ओवर टू यू। और सर उसमें ना एक चीज और होनी चाहिए जो हम ऐड कर, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस मुहिम में आगे निकाल के लेकर आए, कि जैसे हमारे इसमें ये कहा जाता है कि जब तक कि आपके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं हो जाता आप क्रिमिनल नहीं है, राइट। तो उसका ये जो जितने भी पोटेंशियल नेताज हैं ये तो बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन वो सालों साल मतलब केस चल ही रहा है, उसका तो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन लड़ने हैं। तो एक ये होना चाहिए कि पहले तो जो जिसके ऊपर चार्ज है, पहली बात तो वो इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ चार्ज ही हैज ऑन हिम, राइट। अगर वो थोड़ा सा सिवियरिटी की तरफ जा रहा है तो उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, शुड बी आउट, वो तो पोटेंशियल कैंडिडेट होना ही नहीं चाहिए। इनकेस अगर कोई ऐसा आ भी जाता है, जैसे आजकल तो बहुत सारे हैं, तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी का थोड़ा डिले हो रहा है कोई बात नहीं, बट अगर ये बंदा इलेक्शन से इतने टाइम पहले, टिकट लेने से इतने पहले अगर इस पे चार्ज, मतलब इसका केस क्लियर हो जाना चाहिए, इधर अक्यूज्ड और फ्री, राइट। ये तो ये अगर होगा तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आएगी जी। इसके लिए मतलब जैसे जुडिशरी सिस्टम भी काफी हद तक मतलब जैसे रिफॉर्म्स की जरूरत, मतलब मैं अगर व्यक्तिगत कहूं कि रिफॉर्म्स की जरूरत जैसे इस फील्ड में है, तो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी बहुत जरूरत है। अब वो चाहे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज है, अगर हमने कोई रूल बनाया, मतलब जैसे अब मान लीजिए कि ये रूल बना दिया और उसके बाद भी अगर कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू कोर्ट और चैलेंज करना पड़ेगा वहां पे। फिर वो चैलेंज आप करते रहिए, वो सालों लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो तो बेसिकली हाँ, तोड़ तोड़ क्या है, तोड़ अच्छे से जानते हैं। आप जो मर्जी लेके आ जाइए, तोड़ अच्छे से जानते हैं कि इसका तोड़ हम किस तरीके से निकालेंगे। अब चाहे आप देख लीजिए ना कि इनकम इनकम की बात कर लीजिए आप, मतलब 100%, 100% इतनी इनकम रखी होगी, हो ही नहीं सकता। और इसके ऊपर छानबीन कौन करेगा? दूसरा, क्रिमिनल केसेस सर, मैं अभी अभी देख रहा था, तो आप ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा, मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस लगे हुए हैं सबसे ज्यादा, शायद 13 थे या 16 थे, 16 क्रिमिनल केसेस। और वो मुख्यमंत्री चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बेसिकली, और जीते भी हैं, उसके बावजूद जीते हैं। तो जो जो क्रिमिनल चार्जेस, अगर हम ये कहें कि केवल धन बल, मेरे पास 5 करोड़, मतलब मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, है नहीं पैसे इतने, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं और मेरे पे 4-5 क्रिमिनल केस लगे हैं, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं उसमें। अब वो क्रिमिनल केसेस कई तरीके के लग जाते हैं। अगर अगर एक उदाहरण अभी देखिए कि कोई सभी एक इश्यू जब खड़ा होता है तो उसके ऊपर जगह 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 लोग, चाहे वो कार्यकर्ता ही कहें या सपोर्टर कहें, वो लोग भी केस डाल देते हैं और डालते हैं, चार्ज बन जाता है बेसिकली। तो केवल केस होना या फिर पैसा, इतना ज्यादा पैसा है कि पैसा इतना है इस व्यक्ति के पास, कई लोग हो सकते हैं इसमें, मतलब ये क्राइटेरिया किस तरीके से हम एक एक व्यक्ति को, एक ह्यूमन को, मतलब एक वोटर को ये डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट है कि मुझे सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल जो केसेस हैं पॉलिटिशियंस जी के, जी उसके बारे में हम लोग एक बात, हेलो, मेरी जी आवाज जी आ जी रही सर, होगी? आ रही है आ सर, रही आ आ रही रही है। सर। मैंने वीडियो ऑफ किया है अपना। जी ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, इनके लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम इस पे लगातार बैक कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जिन टेंटेड कैंडिडेट्स को अगर देती, जो कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेम में आते हैं, कम से कम कुछ चीजें नियमन बनने चाहिए। एक तो जिसमें सजा का प्राविधान 5 साल से ऊपर है,
इस तरीके के अगर क्रिमिनल केसेस लगते हैं और वो कम से कम 5 चुनाव से 5 वर्ष 5 या 6 महीने पहले लग चुके हैं, तो उन 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 पॉलिटिशियंस पे इलेक्शन लड़ने पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये इंडिया की रिकमेंडेशंस भी हैं। हमने जो ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना पड़ता है नीचे, वो एक्सप्लेनेटरी नोट में 2 तरीके के मुकदमे रहते हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, उसमें भी कई बार मुकदमे लग जाते हैं, काम वो जैसे हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में लिया तो 22 धाराओं में मेरे ऊपर भी मुकदमे लग गए थे, लेकिन उन्हीं मुकदमों को सरकार ने वापस किया और बाद में और सोशल होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। आवाज कट रही है सर। लोगों को मालूम होता है कि एक्सप्लेनेटरी नोट में ये बात हमारे नेटवर्क इशू में लगे हैं। हेलो सर, नेटवर्क इशू है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आई थिंक वो ट्रैवल के चक्कर में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी, मैं तब तक यहाँ पे कमेंट्स जो कुछ सवाल हैं वो ले लेता हूँ। उत्तराखंड वासी बीजेपी के महत्व को इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी वहां मुसलमानों द्वारा हिंसक वारदातें नहीं होती। ये इस तरीके का बयान दिया गया है, यहाँ पे बात रखी है। गुड जॉब। खैर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट थी और अध्यादेश जारी किया। अब बात वही आ जाती है ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया और उसके बाद अध्यादेश आ गया तो फिर क्या करेंगे? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अध्यादेश लाके वो खारिज कर सकती है और नियम ऐसे बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को उसके साइड में आपको देना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात यहाँ पे आगे एक तरीके से रुकी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है नहीं। सर्वे सर्वा हमारा संविधान है और संविधान में जिन लोगों को हम चुनते हैं वो अगर एक रूल लेके आ गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस पर। और लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इन्होंने ये चीज नहीं करी है, ये काम किया तो फिर अब अगली बार जब दोबारा नेक्स्ट टाइम का वोटिंग का टाइम आएगा तब तक तो फिर पता नहीं माहौल कुछ और चेंज हो जाता है। लोग 2 साल पहले कितने परेशान थे वो सब भूल गए हैं अभी। रामदत्त जी कह रहे हैं कि क्या इस बार हर बूथ पर एडीआर की रिपोर्ट लगी होगी, क्या इसकी जानकारी मिल सकती है? तो लगी होगी मैम? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगेगी। हाँ, वहां पे तो कुछ नहीं, आप कुछ भी पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप ये तो अपने घर से स्टडी करके जाओ एडीआर का जी रिपोर्ट जो है। रामदत्त जी, आपको वो पता है इसका myNeta.info जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं। और बिश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने दल में किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दे तो वह राजनीति में आएगा ही नहीं, लेकिन कोई भी दल ऐसा नहीं करता। तो ये समझने का एक विषय है। तो और दूसरी बात ये भी है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसी सिनेरियो को तो चेंज करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अभी अपने मनमानी कर रही है क्योंकि पब्लिक जागरूक नहीं है। अभी आगे बताएंगे सर कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर बनाया जा सकता है कि वो राइट कैंडिडेट्स को टिकट दे। फिर इनका ये जो धनबल, सबसे पहले एक सवाल ये है, नोटा जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था उसमें मेरी जानकारी ये भी है कि पहले शायद जो लोगो या आइकन उसको दे रहे थे वो गधे का दे रहे थे कि मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उससे बेहतर ये है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है, तो वो फिर नहीं लगाया गया। लेकिन उसका सर यूज कहाँ है? मतलब एक है कि आज मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट मेरे क्षेत्र से नहीं है, मेरी विधानसभा से नहीं है, लेकिन वोट तो मेरे को देना है। मैं नोटा को दे के आ गया,
तो नोटा को देने का बेनिफिट कहाँ है? इससे अच्छा तो फिर बंदा वोट ही ना दे। मतलब डिफरेंस कैसे आएगा यहाँ पे, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने हमारा कैंपेनिंग रही है उसमें ये बहुत जगह ये बात उठ के आई है। और मतदाता, जैसे कि आप शुरू में एक बात कह भी रहे थे कि मतदाता जो है वो सर्टेन आइडियोलॉजी, सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड होता है और किसी एक कैंडिडेट से बंधा हुआ होता है। ये इस तरीके की सोच उसकी बंधी रहती है। तो हम उसके पास जाकर एक प्रश्न रखते थे कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उसके अलावा आप किसी और पार्टी को भी, कैंडिडेट को, अगर अच्छा कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलता है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो उनका रहता था नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो है तो हम तो उसी पार्टी वाले हैं। तो हम कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हम यूकेडी वाले, आप वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं। तो सबकी अपनी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज बहुत ऐसे मतदाता हैं। हम उनसे ये बात करते हैं कि आप अपनी पार्टी के बीच में कम से कम ये बात तो उठा सकते हैं कि हमें ईमानदार, निष्ठावान, आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है, बाहुबल पैसे का प्रयोग नहीं करता, ऐसा उम्मीदवार दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं। हमने कहा मान लीजिए आप कहते हैं हमें डकैत नहीं चाहिए, हमें मर्डरर नहीं चाहिए, हमें रेपिस्ट टाइप का कैंडिडेट नहीं चाहिए, इस तरीके के कैंडिडेट्स, टेंटेड कैंडिडेट्स नहीं चाहिए, तो और पार्टी तब भी दे देती है तो आप क्या करेंगे? तो उनका उत्तर होता था कि हम बैठकर हम वोट देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो किसी और को नहीं दे सकते अपने आइडियोलॉजी के अलावा। तो हम उनसे एक बात करते थे कि नहीं, आप मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और चुनाव को बहिष्कृत कर देंगे, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? डेमोक्रेसी तो हर समय पार्टिसिपेटरी होती है, आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए। अब चूंकि क्योंकि आप किसी और पार्टी को नहीं वोट कर सकते, अपनी ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी ने सही कैंडिडेट आपको नहीं दिया है, तो आप अपनी पार्टी को ही नाराजगी दर्ज करिए और आप नोटा का बटन दबा के आइए, और दैट इज योर रिजेंटमेंट टुवर्ड्स योर पार्टी फॉर नॉट गिविंग यू ए क्लीन एंड एफिशिएंट कैंडिडेट। अगर आपको जो लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं बंधे हुए, किसी सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, कि सर्टेन नहीं बंधे हुए, उनसे व्यक्ति सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, फिर से वो प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इशू। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर एक बार फिर से आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए, हो सकता है कि वॉइस क्लियर आ जाए। मुझे लग रहा था कि डिस्कनेक्ट हो गए। तो हाँ। तो पूजा मैम, बात जहां तक मेरी जानकारी है बेसिकली कि नोटा का बेनिफिट कहां पे है, अभी की जो सिनेरियो है उसमें कहीं नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर भी एक तरीके का आ गए हैं सर। नहीं अभी नहीं, कैमरा नहीं है। हाँ, नोटा तो का अभी धीरे जो धीरे इसमें भी एक प्रेशर इस तरीके का बन रहा है कि जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि जो विनर कैंडिडेट जो टॉप 1 पे है और जो सेकंड नंबर पे है, उन दोनों के जीत का डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस नोटा के वोट से ज्यादा है तब तो विनर माना जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो चुनाव दोबारा होंगे, बेसिकली वो रद्द कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है। अब वो आगे कब इंप्लीमेंट होगा, कब उसकी पॉसिबिलिटी आएंगी, कब क्या होगा, ये अभी मुझे लग रहा है ध्यानी जी बता सकते हैं। सर आप सुन पा रहे हैं क्या? अभी म्यूट पे हैं आप सर अभी?
नहीं, उनकी तरफ से नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब वो मतलब जो आप बोल रहे हो वो अभी अंडरग्राउंड होगा, मतलब अभी भी ऐसा उसका कुछ आया नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये बट पिटिशन डाली गई, लेकिन इस पे अभी कोई निर्णय नहीं आया, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन क्लियर ध्यानी जी बता सकते हैं इसके बारे में। नोटा और बहुत अभी अच्छा ऑप्शन है। जी, नोटा का अभी जो मैम एक एक हमारे साथी हैं घनश्याम दत्त भगत जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाली बात नहीं। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एडीआर के जो बेसिकली लोग हैं, उनको धमकी भी दी गई, धमकी बेसिकली मारने की धमकी दी होगी, जैसा भी है। हाँ, अवेयरनेस कर लोग चाहते हैं ना, क्योंकि अ, नेताओं ने अगर असवाल जी हमारे बोल रहे हैं नोटा कोई प्रावधान नहीं, किसी एक को चुनना होगा। नहीं, नहीं, ये प्रावधान गलत तो है है। लोगों के अंदर। आप है नहीं, ये ना लोगों के अंदर जैसे अजय जी हम लोग जा रहे हैं ना, तो नोटा जी, का को लेकर लोगों के अंदर बहुत सवाल है मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर। उनको लगता जी। है कि अगर हमने नोटा में, हाँ जी सर आ गए, सर बताएंगे आप वो जो पूछ रहे थे, जो प्रावधान आप बता रहे हैं, एक मिनट सर से पूछे। सर, जो नोटा का है बेसिकली, जी नोटा किस तरीके से काम करता है? देखिए, अ, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम्म, दो पावर होनी चाहिए। और मैं इसको बहुत सिंपलिस्टिक हम्म, उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बाजार में, पूजा जी, राजीव जी, आप लोग बाजार में जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, तो आप टमाटर उठाकर देखेंगे वो टाइट नहीं है, इट इज नॉट गुड, तो आप उसको घर ले जाएंगे या उसे रिजेक्ट करेंगे? आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट डेफिनेटली। करेंगे। आप सेलेक्ट, एब्सोल्युटली। यू विल चूज द बेस्ट। आप अगर सेब चूज करेंगे तो बेस्ट चलाएंगे, दागी सेब होंगे उनको नहीं ले जाएंगे। अगर जी आपकी जी जी। कॉमन सेंस एक टमाटर हम्म, चूज करने में ये आती है, तो व्हेन इट इज हम्म, ए, जब राष्ट्रीय और राज्य का विषय हो और जो भाग्य विधाता कानून बनाने वाले हो, हम्म, आप उस कंडीशन में ये जो जितने भी कैंडिडेट इनको टमाटर की तरह देखिए, इफ इट इज गुड, हम्म, अदरवाइज रिजेक्ट इट। और सारे के सारे अगर खराब हैं, तो क्या हम्म। आपकी वास्तव में इतनी बड़ी मजबूरी है कि हम्म, उन हम्म। इसमें ना सर, सर की आवाज कट रही रिजेक्ट है करना इसमें ना। डेमोक्रेसी। सर इसमें ना दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो जब आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया टमाटर का और सेब का, और हम बहुत केयरफुल होते हैं इन सबको चूज करने में। यही हमें मतदाताओं को और जनता को जागरूक करना है, क्योंकि जब हम टमाटर और सेब खरीद रहे हैं ना, तो वो मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, मैं अपने यूज के लिए लेके जा रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए लेकर जा रही हूँ, तो हम बड़े केयरफुल होते हैं। लेकिन हम जब ये अपने वोट देने जाते हैं, उस वक्त भी ये सेल्फिशनेस रहती है कि ये पार्टी है, ये पार्टी मेरे लिए ये ठीक कर दे, या ये कैंडिडेट है, ये मुझे ये लर कर रहा है, ये मुझे दारू पिला रहा है, ये मुझे मुर्गा खिला रहा है, और मेरा भाई भतीजा है तो कल नौकरी वोकरी भी लगा देगा। मतलब हम हर चीज में सिर्फ अपना पर्सनल देख रहे हैं। तो और उसके बाद हम बाकियों का नहीं देखते कि भाई ये मेरा काम तो कर देगा, लेकिन बाकी प्रदेश के लोग होगा क्या होगा, या हमारा प्रदेश किस तरफ जा रहा है, वो लॉन्ग साइटेड नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि अगर आज मैंने अपने चाचा भतीजा को वोट दे दिया, वो 5 साल के टेन्योर में ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी आए और हमेशा वो ही आएगा। बट आज आप जो गलत नेताओं को चुनकर जो आप प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, वो आपके आने वाली जो जेनरेशन है, हो सकता है आपके 5 साल निकल जाए ठीक ठाक, लेकिन वो आपके आने वाले 5 साल जो है वो आपकी अपनी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं होंगे, आपके आने वाली जेनरेशन के लिए। तो लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप ये मत सोचिए कि इस वक्त मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, आपको आगे का भी देखना है कि आप किस तरह के प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। और मैम सेकेंडली जो मैम नोटा को यहाँ लेके, पे सबसे हाँ, बड़ी जो जो चैलेंज है, जैसे आपने बताया ना कि जब हम व्यक्तिगत मतलब अपने लिए कोई चीज चुनते हैं, तो वहां पे हम चॉइस भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें, क्राइटेरिया अपने आप में बंधे हाँ, हुए हैं। तो हाँ, अब आप डिफरेंस यहाँ पे केवल इतना लगा लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हम्म, ट्रांसपोर्ट को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए ही है, पता है हमें। हम्म, लेकिन हम्म,
उसको गंदा भी करेंगे, उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, और जहां पे प्राइवेट की बात है तो उसका ध्यान रखेंगे। बस ये डिफरेंस एक तो, और ये तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये पब्लिक और प्राइवेट वाली। जैसे आपने बताया कि जो कार्यकर्ता हैं, जो जो बेसिकली प्रो पार्टी भी हैं या फिर पार्टी के साथ भी वो जाना चाहते हैं। कैंडिडेट है आप। मैं आपको मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड जाना है, और दोस्त से बात करी, मतलब मैंने नहीं, ऐसे ही आपस में दोस्त बात करी, अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के लिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक पार्टी का समर्थक है, दूसरी दूसरी पार्टी का समर्थक है, ये आपस में उनकी बात है। कह रहे आपको जाना है तो यार मेरी गाड़ी में ना 2 बंदे और ले जियो। कह रहा मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि तुमने वोट उस पार्टी को देना और मैं नहीं चाहता उस पार्टी को वोट देना। तो मतलब आप मान लीजिए कि यहां तक अगर आदमी सोच रहा है कि भैया कहीं उसके वोट ज्यादा ना हो जाए, मुझे तो लेके नहीं जाना, या फिर इसके वोट ज्यादा ना हो जाए। आज मतलब हमारी दोस्ती यारी चाहे कोई भी चीज है, या फिर हम ये कहें कि ह्यूमैनिटी भी, कि अगर कोई जा रहा है और जरूरत है तो मैं उसको लेके जाऊं, नो मैटर किस पर्पज के लिए जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इस स्तर पे आके इस तरीके से डिवाइड हो गए। सर, जो सबसे बड़ा आज की डेट में जो लगता है लोकतंत्र में एक जो अभिशाप भी कहें, मैं अगर ये कहना चाहूं कि डिवाइड एंड रूल, मतलब क्या है कि मुझे अगर अपना जीतना है तो मुझे चाहिए 10 बंदे हैं तो उसमें से चार पांच बंदे भी मेरे साथ आ गए तो एक को मैं और खड़ा कर दूंगा और 2-3 उधर चले जाएंगे और दूसरा व्यक्ति जीत ही नहीं पाएगा। 4-5 अगर मेरे साथ आ गए तो, और 4-5 कैसे आएंगे, मैं उनमें आपस में तोड़ने का पूरा काम करूंगा, वो जैसे मर्जी करूं। ये जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट है, या फिर है जो चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे कि ग्राम स्तर पे देख लीजिए, ग्राम प्रधान किस तरीके से काम करते हैं, या फिर कहीं पे भी जहां पे भी ये चीजें, तो इसमें हम ऐसी क्या प्रयास करें कि जो इस पे कंट्रोल हो बेसिक, क्योंकि ये आने देखिए वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए एडीआर का महामंत्र है प्रजा ही प्रभु है। लोकतंत्र में प्रजा ही प्रभु को चुनती है, और सबसे पहले तो मतदाता को ये समझ लेना चाहिए वो चाचा भतीजा XYZ को नहीं चुन रहा है। वो जिसको चुन रहा है वो लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट्रियन जो होते हैं, हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं, इनका काम होता है विधानसभा के भीतर जाकर कानून बनाना। इनके भीतर बहुत जागरूकता होना आवश्यक है, समझ का होना बहुत आवश्यक है। एक डकैत वही कानून बनाएगा जहां डकैती चलती रहे और वो बचता रहे, और एक सही आदमी कानून के लिए वही काम करेगा जो बेहतर होना चाहिए नागरिक के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि हम आखिर चुन किसको रहे हैं। हम एक कानून के निर्माता को चुन रहे हैं जो सदन और विधानसभा के भीतर हमारा जनप्रतिनिधित्व करता है। हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं। हम किसी जात धर्म, ये जिस तरीके के चीजें चल रही हैं, वो विकृत करता जा रहा है पूरे लोकतंत्र को। और जो सबसे बड़ी चीज है, मैं एक उदाहरण लगातार अपनी बातों में कहता हूँ और देता हूँ। मैं त्रिपुंडी दीक्षित ब्राह्मण व्यक्ति भी हूँ, लेकिन मैं जात के या धर्म के आधार पर यह बात नहीं करना चाहता। लेकिन सनातन शास्त्रों में एक बात आती है कि सतयुग जो है सबसे अच्छा युग था, और सतयुग के बाद थोड़ा सा पुण्य घटा तो त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में, लेकिन कलयुग से तो बहुत अच्छा रहा है त्रेता युग। लेकिन उस त्रेता युग में भी भगवान श्री राम राज्य अभिषेक होने वाला था। राज्य में ऐसी राजनीति चली कि 3 दिन के भीतर उन्हें अपनी धर्मपत्नी, अपने प्रिय भाई को लेकर जंगल में जाना पड़ा। अभी मैं ये जंगल के पास में खड़ा हूँ यहाँ पर, हम अकेले नहीं जा सकते, ये किसी ये जितने पुरुष साथी भी हैं इनके साथ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत है, कहीं सांप बिच्छू ठंड कैसे होगा। लेकिन आप सोचिए कि बिना कुछ दिए उनको जब भेजा गया तो जनता जो है त्राहिमाम हो गई। वो चाह रही थी कि प्रभु राम को सिंहासन मिलता, तो वो भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई थी। लेकिन
वो राज आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते थे, वो राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्यों राज आज्ञा थी, इसलिए राम को जाना ही था वनवास। ये तो त्रेता युग का रहा, जनता निरीह थी, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं थी। उसके बाद आया द्वापर युग और पुण्य खत्म हुआ। उस द्वापर युग में एक राज दरबार में प्रभु को निर्वस्त्र किया जाता है, और क्योंकि राजा और राजा के अंधे पुत्र दुर्योधन दुशासन सब ये कार्य कर रहे थे, और क्योंकि राज दरबार के वो महारथी हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब चुप थे, प्रजा चुप। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही राजीव जी मेरी? है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कलयुग में लोकतंत्र की जो ताकत है वो जनता के हाथ हम्म में दे रखी है, प्रजा के हाथ में दे रखी है। आज कोई राजा नहीं है, तब इस राज दरबार के भीतर जो हमारा संसद है, हमारी जो विधानसभा है, इसके भीतर दुर्योधन और दुशासनों की भेजने की ऐसी क्या मजबूरी हमारे जनता के भीतर है? क्या वो अपने सही ईमानदार व्यक्तियों को नहीं भेज सकते? ये एक बड़ा हम्म गहन प्रश्न है, और मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं वन यू के संगठन, युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा जाना माना संगठन है युवाओं का, सोशल मीडिया की जरूरी है कि तो वो अपनी विधानसभा और संसद में भेजना। अगर ये मजबूरी है तो तब भारत का भाग्य है वो लीक होगा, भी सुंदर और स्वच्छ हो सकता। जनता को वैसे ही होना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, अन्यथा पड़ेगा। और आपके हाथ में एक हाथ है, अगर आप सही रीति अगर नहीं मिल रहा, सर आवाज फिर से, हाँ जिस सर, नोटा आवाज। किसी भारत की किसी विधानसभा में, हाँ सर, भारत की आवाज किसी ना आपकी विधानसभा बहुत में, बहुत कट के आ रही भारत है। की क्या मेरी आ सर, रही वॉइस क्लियर। हेलो? आप वीडियो वीडियो ऑफ कर दीजिए, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा क्या आ रही क्लियर है हो। मेरी आवाज? डिस्कनेक्ट हो गए। तो सर, आ, हमारे को अजय जी, जो ये इलेक्शंस का टाइम होता है ना, तो हम लोगों का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी जैसे मैं देखती हूँ जिस तरह की कैंपेनिंग चल रही होती है, वो ढोल ढाल बजा के आ रहे हैं, नाच से गाते हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है फेस्टिवल मना रहे हैं, राइट? ये एक बिल्कुल। फेस्टिवल नहीं है। ये कि हमारे को क्या पैसा, लोग कैंपेनिंग, जो कैंपेनिंग में जा रहे हैं, इनको कुछ कुछ पैसे मिलते हैं। व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम पीपल की हर कैंपेनिंग में जाने वाले कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो लोग इतनी भीड़ करके जा रहे हैं, किसी को खाने पीने के लिए मिल रहा है। लोगों के लिए एक फेस्टिवल है कि वो फ्री भी, जैसे नेता वैसी प्रजा वाला हिसाब है कि वो नेता भी आके ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, ये भी फ्री के चक्कर चक्कर में भाग रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये फेस्टिवल नहीं है कि आप जाओ, खाओ पियो, मजे करो, ढोल बजाओ, नाचो गाओ और वापस आ जाओ। ये एक एग्जाम है, जैसे हम अपने कोई एग्जाम देते हैं ना, सीरियसली अगर हम कहीं पर क्लियर करना चाहते हैं, एक एग्जाम देते हैं, हम पहले पढ़ के जाते हैं, अच्छे से उस चीज के बारे में देने जाते हैं, उसके बाद हम एग्जाम देने जाते हैं। ऐसे ही ये इलेक्शंस भी है। आप जब इलेक्शन जाओ तो सीधे ऐसे नहीं है कि वहां पे जाओ और वहां पे जो मना है उसको उठा के दे दिया, या जिस एक चार जनों ने बैठा यार किसको दे दे, चल चल सब उसी को दे देते, ऐसा नहीं है। आप अपना जी दिमाग लगाए, ये सोचिए कि आपका एग्जाम है, अगर आप एक सपोज आप किसी भी क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी आप चार दोस्त बैठ के मिलकर डिसाइड नहीं करते हो कि चल यार सारे एक ही लिख देते हैं। आप ये सोचिए कि आप एक अकेला जो कैंडिडेट है, एक अकेला जो वोटर है, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। वो और देखो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उस चीज के बारे में पूरा स्टडी कीजिए। आप किस पार्टी को देना चाहते हैं, आप किस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, उसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जाके, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयार होकर जाते हैं देने के लिए, ऐसे ही आप जब वोट देने जाए तो आप बिल्कुल तैयार होकर जाएं कि आप किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और आप आगे क्या फ्यूचर देख। जब हम एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, सपोज मैं आईएएस का एग्जाम देने जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आईएएस का एग्जाम देने जा रही हूँ, इतनी तैयारी करके गई, और आगे जाके मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरा आगे का टारगेट क्या है। तो ऐसे जब आप वोट देने जा रहे हैं तो आप ये देख के जाइए कि आप पढ़ लिख के जाइए, अच्छे समझ समझ के जाइए आप किसको दे रहे हैं, और आप इनको देकर किन लोगों को सत्ता में बिठा रहे हैं, और आप किस तरीके का प्रदेश
तैयार और अपने आने वाले लोगों, अपने आने वाली जो जनरेशन उनके लिए किस तरह का भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। जी बिल्कुल मनोज जी ज्वाइन हो गए। हाँ जी मनोज जी, जी इससे सर। पहले आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो, एक आपसे एक बताएं आप, ये जो नोटा का है, एक्चुअली लोगों को के दिमाग में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि नोटा का मतलब है कि बर्बाद करना वोट। जैसे मैं लोगों को कहते हैं नहीं नहीं नोटा देंगे तो वो तो बर्बाद हो जाता है हमारा। तो लोगों को बताएं कि नोटा को दबाने से और वोट ना देने जाने में क्या डिफरेंस है। इज इट कि नोटा अपना वोट बर्बाद करना है, या ये एक सशक्तिकरण की ओर एक कदम है फॉर अ बेटर पॉलिटिकल सिनेरियो। तो आप थोड़ा सा लोगों को इस बारे में बताएं। देखिए, राजनीति राजनीति में आ, आ, बहुत दिक्कत पैदा की है। और हेलो हाँ जी हाँ जी मुझे आवाज आ आवाज रही आ है रही है सर? आ आपकी रही है। बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। आ, राजनीति में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हो रही हैं। और दिक्कत ये आ रही है कि पब्लिक के माइंड में वो ऐसी चीजें इम्पोज कर रही है कि जो 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 हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू आ रही है कीजिए। सर आवाज? अच्छा, अ, जो ये इम्पोज हो रही है, माइंड में इम्पोज किया जाता है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों को बांटा जाए, फ्रीबीज के आधार पर देखा जाए। उनको ये उनको उनके माइंड में ये बिठा दिया गया है राजनीतिक दलों ने कि आपका वोट तो खराब चला जाएगा जी अगर आप नोटा को देंगे। ये बात ये बात हमारे मतदाता को समझना पड़ेगा कि नोटा किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं है। नोटा दरअसल आपके हाथ में को आपको एम्पावर करता है। ये दरअसल आप उन सबको रिजेक्ट करके, जो मैदान में खराब कैंडिडेट खड़े हैं, उन सबको रिजेक्ट करने के बाद आप अपने हाथ में रखते हैं। आपके हाथ में ताकत है। दरअसल नोटा को वोट दबाने का मतलब है यू आर रेदर, आप अपने को वोट कर रहे हैं, हम्म वो आपके वोट हो रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक कैंडिडेट आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है, इस बात को समझिए। और मैं एक चीज बात कर दूं कि नोटा जिस दिन भारत की संसद में, किसी संसद में, भारत की किसी भी विधानसभा में जब नोटा प्रथम स्थान पे आ जाएगा, कोई भी देश का रिटर्निंग ऑफिसर नोटा को ही उसे जीत घोषित करनी पड़ेगी, वो सेकंड नंबर को नहीं दे सकता। कोई कोई टीचर जो सेकंड वाले को नहीं करता। तो उस दिशा में चुनाव किए जाएंगे। और जब चुनाव होंगे, तो जब चुनाव दोबारा होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज मॉरली कम से कम उन कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा कर सकती जो निकम्मे हैं। और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो अथॉरिटी है वो बार बार चुनाव को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। उन्हें अल्टीमेटली ये मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर कैंडिडेट्स को दे रहे हैं और पब्लिक अगर उन्हें रिजेक्ट कर रही है, तो दे विल बी बाउंडेड कि वो सही कैंडिडेट्स को उतारे। एंड दिस प्रेशर इज पड़ेगा व्हाट उनको। विल बी स्टार्टिंग, क्योंकि जी ये इस टाइप का चेंज आने वाला है इस अच्छा टाइप सर, का। जी नोटा का सर कितना परसेंटेज, मेरी अप्रोक्स मेरी कितना जो जान परसेंटेज होना चाहिए टू मेक इट पावरफुल? जैसे अभी लोग हाँ, नोटा को देते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है क्योंकि दैट वो परसेंटेज बहुत कम है। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंटेज अगर किसी वोटिंग में कितना परसेंटेज इज मैंडेटरी कि इतना परसेंटेज अगर नोटा को लगता है तो वो ने हमारे इसको सिस्टम में इफेक्ट करेगा? अभी के हिसाब से तो अगर सबसे ज्यादा वोट उसको पड़ते तो जाके नहीं, लेकिन सर जो मेरी मेरी जानकारी है कि कहीं पे तो शायद पीआईएल या फिर ये दायर हुई थी और जिसपे ये बात भी चल रही है कि अगर जो फर्स्ट टॉप कैंडिडेट है और जो सेकंड रनर है
बेसिकली इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इनमें जीतने का डिफरेंस कितना है, अगर उससे ज्यादा वोटिंग नोटा को मिली है तो वो बेसिकली वो कैंसिल हो जाएगा और जितने भी प्रत्याशी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फिर दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये लेकिन इस पे किसी ने पीएल दायर करी थी या फिर बढ़ाया था, लेकिन इस पे आगे कोई रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन क्या एडीआर इसके ऊपर भी काम कर रही है क्या, मतलब कि इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए? शायद फिर से नेटवर्क की दिक्कत आ गई। थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो मेरे ख्याल जब तक सर कनेक्ट होते हैं तो जैसे हमारे एक किसी व्यूअर ने ये बोला कि जो हमको किसी ना किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा, नोटा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? तो शायद उनको भी यही इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि हम लोग जब ग्राउंड में लोगों से बात करते हैं कि नोटा वोट बर्बाद करना है। ऐसा नहीं है। आप नोटा और वोट ना देने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके अगर आप वोट नहीं देने जाते तो आपके वो वोट मैनिपुलेट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, बिकॉज फिर वो धन बल के हिसाब से मैनिपुलेट हो जाते हैं। जब मैंने एंट्री नहीं करी तो वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। बट आप जब एक जाकर वोटर जब आप जाएंगे और आप नोटा को वोट करेंगे तो वो आपका रजिस्टर हो जाता है, वो फिर आपके मैनिपुलेट नहीं होंगे। और नोटा को वोट करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी विधायक खड़े हुए हैं तो आप सरकार को बोल रहे हैं कि आपने मुझे जितने भी विधायक दिए हैं मैं इनसे सहमत नहीं हूं और मैं इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे नेता बने और हमारे को लीड करे। तो जिस दिन नोटा की अहमियत को लोग को समझेंगे, जैसे सिनेरियो आजकल आपको सबको पता है कि जो जितने भी हमारे नेता खड़े हो रहे हैं, तो अगर आप क्रेडेंशियलिटी वाइज देखेंगे तो बहुत खुश करने वाले नहीं है। रादर हम लोग डिसहार्टन ही होते हैं कि किस किस तरह के नेता हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप नोटा पे जाकर लगाएंगे तो हम लोग एक सरकार को डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने जिन्हें खड़ा करा है हम इनसे खुश नहीं, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। और नेचुरली जब नोटा की वोटिंग ज्यादा होगी तो जैसे अभी रानी जी बता रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, दोबारा वो निरस्त हो जाएंगे इलेक्शंस दोबारा से री इलेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक एक एक प्रोसेस को दोबारा करना और वो भी इलेक्शन जैसे जिसमें इतना मनी और इन्वॉल्व है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि दोबारा से इलेक्शन हो। और सरकार को एक बार ये भी पता चल जाएगा कि अब मतदाता जो है वो इतना जागरूक हो गया कि अब वो ऐसा नहीं है कि हमने अगर 5 जैसे एक पूछ रहे थे कि एक को तो देना जरूरी है, तो आप ये बताएं कि अगर आपकी सरकार ने आपके सामने 5 कैंडिडेट खड़े हैं, जो एक क्रिमिनल है, एक रेपिस्ट है, एक एक्सटॉर्शन करता है, एक माफिया है और एक वो सड़क में खड़ा हुआ जो गुंडा होता आते जाते, आपको पता है वो जो आवारा टाइप के लड़के होते हैं, वो आपको 5 दे दिया और आपको बोला कि इनमें से चूज करना है और एक नोटा है कि आप कहेंगे कि नहीं मैं इनमें से किसी को नहीं वोट दूंगा। तो आपके पास ऊपर ऐसा क्या कंपल्शन है जो आप कह रहे हैं कि देना तो पड़ेगा ही? तो आप इनमें से मुझे जेन्युइनली बताइए कि आप इनमें से 5 में से किसको सेलेक्ट करेंगे? कौन सा आपको लगता है इन 5 में से आप ये सोचेंगे कि नहीं ये जो है ये तो छोटा वाला क्रिमिनल है, मैं इसी को बना देता हूँ, या आप सरकार को बोलेंगे नहीं मुझे अंधों ये में काना क्रिमिनल्स नहीं राजा। चाहिए? हाँ वही अंधों में काना जैसे राजा, जो इनने कम बोला क्रिमिनल कि वाला होगा। हाँ तभी बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिए, जो एडीआर वाला हम लोगों ने बताया है मान्यता.info, जी बिल्कुल। आप उसमें जाके देखिए कि क्या है उनकी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले स्टडी कीजिए, किसी भी पार्टी को किसी भी नेता को वोट करने से पहले आप स्टडी कीजिए। अगर आपके पास 5 क्रिमिनल, आप कैसे चूज करके बोल सकते हैं? तो सरकार को तो चाहिए अगर वो 5 क्रिमिनल खड़े करे, तभी ये जो अब इतना धन का इन्वॉल्वमेंट होने लग गया, धन और बल का, वो इसीलिए क्योंकि ये ऐसे लोग आ रहे हैं और टिकट्स आप मतलब सरप्राइजिंग यू ऑल्सो नो कि टिकट्स इस बार कितने महंगे महंगे बिके। तो इतने महंगे टिकट भी कौन खरीद सकता है कि जो जिसके पास एक एक्स्ट्रा मनी होगा, राइट? और अभी तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, ये इन्वेस्टमेंट है कि मैंने 17 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का टिकट खरीदा। तो ये मैं तो यही सोचती हूँ और मेरे ख्याल से सबका अमूमन यही होगा कि हमारे जो लोग हैं, जो नेता है, वो इतने देशभक्त, प्रदेश भक्त और जन सेवक नहीं है कि वो 20 करोड़ रुपए इसलिए दे रहे होंगे जो मुझे टिकट दे दो, मेरे को तो जन सेवा करना है, मुझे तो सेवक बनना है, मुझे लोगों की सेवा बिल्कुल करने का मौका दीजिए और ये पैसे ले लीजिए। ये तो आप सबको पता बिल्कुल है मैम। कि जो इतने महंगे टिकट खरीद रहे हैं वो किस लिए खरीद रहे हैं। तो ये जी जी। जनता को जागरूक होने की जरूरत है इसमें।
ये जी अजय जी। एक जैसे अभी अभी अगर हम आज की लाइव की बात करें तो एडीआर एक ऐसी संस्था है बेसिकली, और ऐसे लोगों ने स्टार्ट किया कि जो ऑलरेडी मतलब लाइक माइंडेड पीपल भी हैं, और जो चाहते हैं कि हमें जो जो हमारा लोकतंत्र है बेसिकली, जो हमारे सरकार में लोग आते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आए, लोग जाने हाँ। और फिर लोग उनको चुने। और जैसे बताया भी कि लोकतंत्र में बेसिकली जो लोग हैं, जो जनता है, वही सबसे बड़ा है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज की डेट में लोगों ने मिलके, अब वो चाहे पार्टी कह लीजिए, चाहे कोई भी कह लीजिए, सबने मिलके एक ऐसा गुट बना लिया है कि अब आप, और इतना बड़ा गुट बेसिकली, पहले एक व्यक्ति था तो एक व्यक्ति कितनों को वो कर पाता बेसिकली, अपने अपनी साइड में कर पाता, तो धीरे धीरे वो एक गुट बन गया। अब वो गुट इस तरीके से बन गया कि मैं इन लोगों को करता हूं, तुम इन लोगों को करो, और वो फिर अब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया उसका। जैसे अभी बताया भी कि हमारे संविधान में पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है, जो शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए पार्टी सबसे बड़ी हो गई है लोकतंत्र में, और उसके हिसाब से हम अपना वोट दे रहे हैं। तो बिल्कुल। और मैं बार बार ये चीज कहता हूं पूजा मैम की, वोटर 18 साल के ऊपर ही क्यों, अगर हमने किसी के कहने पे वोट देना है तो बच्चे का भी वोटर आईडी बन जाना चाहिए, बच्चा भी दे दे भाई, हम पेरेंट्स के कहने पे तो दे देगा कम से कम। आप बिना सोच समझ के दे रहे हो तो हाँ, 18 साल का मतलब है कि आप परिपक्व हो, आप अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो, और आपको सोच समझ के चीजें करनी है। आप जो भी डिसीजन लोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे। तो हम भी यही चाहते हैं। और पहले आपके पास या हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी कि हम कैसे पता करें किसी के बारे में। तो आज कम से कम हमें इतना पता चल जाता है कि मेरा मेरा जो जनप्रतिनिधि है वो क्या एजुकेटेड है, क्या उस पे कोई क्रिमिनल केस है, प्रॉपर्टी कितनी होल्ड करता है, और किस बैकग्राउंड से, एटलीस्ट। और केवल प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी का जो स्पाउस है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। बिल्कुल सारी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी जानकारी है। और किस पार्टी के पास कितना फंड आ रहा है, और इनको फंड दे कौन रहा है। 20,000 के ऊपर अगर फंड दिया जा रहा है तो कौन दे रहा है, ऐसे कौन लोग हैं। अब वो भी अगर आप देखेंगे तो संस्थाएं हैं, संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रही हैं, और ऊपर से जब सरकार में आते हैं तो वही सरकार फिर उन संस्थाओं को फंड दे देती है। तो ये बिग गेम, गोल और ये हम सबको पता है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग इतने स्मार्ट हैं, हर कोई सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस होने के बाद, हर चीज देखने सोचने समझने के बाद, और जैसे एडीआर की जो इंफॉर्मेशन है, उतनी पूरी इंफॉर्मेशन सब एक्सट्रैक्ट करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, अगर जनता को पूरी दिखाई जा रही है, ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया पूरा है, पूरी इंफॉर्मेशन, आपके पास एडीआर की पूरी इंफॉर्मेशन है, आपके पास हर चीज है अवेलेबल। उसके बाद भी अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए और आपके प्रदेश के लिए क्या चीज बेहतर है, तो आई थिंक हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी लोगों को जागरूक करने के लिए। जी जी तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रदेश नोटा भी तो दिया बहुत है दूर की बात है, प्रदेश तो बहुत दूर की अजय बात जी, उसके ऊपर ये सब के बाद नोटा का भी प्रावधान दिया है कि अगर है। जी आपको दिख रहा नहीं है, लग रहा कोई आप वो बिल्कुल। समझ पा रहे हो, और आप एहसास, मतलब आपको चीजें सोच समझ में आ रही है, आप जो देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, आप वो समझ पा रहे हो, और आप ये देख पा रहे हो कि आगे जाकर हम किस तरफ जा रहे हैं, इतना विजन आपका है, तो आपके पास जी नोटा का भी प्रावधान है। सरकार तो कह रही मैंने तो ये भी दे दिया तुम्हारे को, अब तुम बिल्कुल बताओ, अगर तुम वो आंख बंद करके पीछे पीछे चलना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। अगर आप एक चाहते हो, सुधार चाहते हो, क्योंकि बिगाड़ा भी हमने है, किसी ने हमारे पे थोपा नहीं है, बिगाड़ा भी सिस्टम हमने ही है, नेता भी ऐसी हम ही लाए, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को सुधारें। जी अजय जी। बिल्कुल, भूपेंद्र पांडे जी बोल रहे हैं कि जनता को अपने वोट की पावर को समझना पड़ेगा, और डेफिनेटली बिल्कुल वोट की बिल्कुल। पावर हमारे पास कम से कम आज ऐसा है कि हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम चुनते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, हमारे लिए व्यवस्था कौन देगा, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बेसिकली हमारे लिए व्यवस्थाएं बना के देगा। तो ये चुनने का अधिकार हमारा है। तो इसलिए इस जो अधिकार है, इस चुनाव को सोच समझ के कीजिए, और अपने मत का अपने बुद्धि के और विवेक से प्रयोग कीजिए। मैं पूजा मैम, टाइम काफी हो गया, 1.5 घंटा हमने ले लिया है, तो मुझे लगता है कि अब सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार बेसिकली एडीआर की जो मुहिम है, जो उद्देश्य है, उनके साथ वन यूके टीम, पूजा मैम
देहरादून में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके, और हम लोग भी समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। और बिल्कुल जैसे बिल्कुल हमारे पास आज की डेट में कम से कम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसके बिहाफ पे हम लोगों को बता सकते हैं। डिसीजन लेना ना लेना उनका काम है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल जागरूक करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। जय बिल्कुल भारत, जय बिल्कुल उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय भारत।